जी, आपके पास स्क्रीन आ गई है मेरी? अभी तक तो नहीं है। आई थिंक सो ओपन, हाँ जी आ गई। आ गई, दैट्स ग्रेट। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक लिस्ट के ऊपर काम किया था, ज़रा वो लिस्ट देख लेते हैं। आपने चैट पे भेजी हुई है। टोटल 20 वेबसाइट्स आपने निकाल दी है और इसमें 4 कैटेगरीज थी और आपने ये सारी वेबसाइट्स खोल के देखी हैं, ब्राउज़ की हैं। हम्म। अच्छा, अब अ, आपको क्या लगता है कि कौन सी वेबसाइट्स ज़्यादा बेहतर रहेंगी? किस कैटेगरी की वेबसाइट ज़्यादा बेहतर है? अगर हम इसको रेट करें कैटेगरी को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। विजुअल थर्ड। मैंने जो सर आपको थर्ड वाली। चैट भेजी थी वो कहाँ चली गई यार? कौन सी वाली स्लाइड्स? मैंने आपको एक चैट भेजी थी ना, उसमें सारा कैटेगरीज वगैरह सब कुछ लिखी हुई थी। सर ये वाली तो रही। ये रही है। कल जो मैंने भेजी थी आपको, यहाँ भेजी थी, व्हाट्सएप पे भेजी थी। व्हाट्सएप पे भेजी थी। ओके ओके ओके। आप यहाँ पे पेस्ट कर सकती हैं व्हाट्सएप से कॉपी करके। ठीक है, मैं करती हूँ कोशिश। चलिए मुझे ऐसे ही बता दें, यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। सोशल मीडिया कैटेगरीज, मुझे बताएं पहली कौन सी थी हमारे पास? पोस्ट पेज, ठीक है, पोस्ट बेस्ड थी और कंटेंट बेस्ड, विजुअल वीडियो बेस्ड और टैग बेस्ड। ठीक है। अब इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा पावरफुल होगी? इसमें से मुझे जो है वो थर्ड, विजुअल वीडियो बेस्ड। नहीं, मेरी स्क्रीन देखें। जी मैं आपकी स्क्रीन देख रही हूँ ना। अच्छा। फोर्थ है। ला फोर्थ है, वीडियो बेस्ड। अच्छा, इसको हम कहेंगे फर्स्ट नंबर पे। अच्छा, उसके अलावा सेकंड आप किसको स्कोर करेंगी? पोस्ट। पोस्ट बेस्ड को, ठीक है। सेकंड पे पोस्ट आ गया। उसके बाद कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड आ गया, थर्ड हो गया। और उसके बाद टैग बेस्ड को हम करेंगे फोर्थ, राइट? सर ये तो हमने नहीं पढ़ा था ना, इंटरनल लिंकिंग। नहीं, ये आज हम पढ़ेंगे। आउटबाउंड, इनबाउंड, इंटरनल लिंकिंग वर्सेस बैक लिंकिंग, ये दोनों टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो ठीक है। उसी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमने इस कैटेगरी को थोड़ा सा और समझना है, जो कि हमने कल किया था। अच्छा, आपके मुताबिक आपने कहा कि वीडियो बेस्ड फर्स्ट पे होगा, क्योंकि वीडियो। अब मुझे ये भी बताएं कि इन चारों में जो आपने इनको रैंकिंग दी है, उसकी वजह क्या हम्म। है? आपको क्यों लगता है ऐसा? वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप वीडियो जितना आप देखेंगे ना, वो हम्म। जितना अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि उसमें आप सुन भी रहे हैं, गुड। देख भी रहे हैं। ठीक है, जो फिजिकली तौर पे जो चीज नजर आ रही है, इंसान के एक्सप्रेशन है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा, क्योंकि उसमें वीडियो भी आ रही है, उसमें ऑथेंटिसिटी जो है वो आपकी ज़्यादा होगी। आप अगर आप कोई प्रोडक्ट का देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं या प्रोडक्ट की हम्म। डिटेल्स देख रहे हैं, तो सारे वो प्रोडक्ट आपके सामने हैं, तो आपको ज़्यादा समझ हम्म। में आएगा। ठीक है। और बाकी चीज़ें? फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान इतना बिजी होता है, कहीं आपने पोस्ट देख ली तो उस पे जो है वो सर्चिंग स्टार्ट कर देता है, तो मेरे ख्याल से पोस्ट उसके बाद बेहतर है। ठीक है। कोई भी आ ठीक है, क्योंकि पोस्ट में एक शॉर्ट, उसमें पूरा मैसेज होता है। गुड। ठीक है। और कंटेंट बेस में टाइम लगता है, उसमें इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता, उसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा लगता है। सही है। मतलब उसमें पढ़ना पड़ता है, आपको टाइम लगेगा उसको समझने के लिए।
वीडियो तो 10 जी सेकंड की भी होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं, बहुत दिख सारे जाती मेजर पॉइंट्स जो है वो हमारे कानों में आवाज़ आती है, तो हम समझते हैं अच्छा ये ऐसा है। उसमें फ़ायदा ये जी होता है कि हम लेट सपोज़ कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमने सिर्फ वीडियो खोली हुई है और हमें सिर्फ आवाज़ आ रही है, तो हमें पता चल जाता है, तो हमारा जी काफ़ी जी ज़्यादा टाइम जो है ना वीडियो पे बच जाता है। लेकिन कंटेंट को हम्म, हमें पढ़ना पड़ता है पूरा। जी और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर उसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, तो जब तक तीनों पैराग्राफ पूरे नहीं पढ़ेंगे, हमें पूरा आइडिया नहीं होगा। अगर हम एक नहीं पैराग्राफ पढ़ लेंगे, बाकी 2 छोड़ देंगे, तो हम उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। ठीक, गुड। और टैग बेस्ड। टैग बेस्ड उसकी टैग बेस्ड थोड़ा सा मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो टैगिंग जो है वो जस्ट लाइक आपने क्लिक किया तो पता चला कितने लोगों ने टैग, कितने लोगों ने लाइक किया है, जो आपकी कही भी बात अच्छा, टैग बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था। बताया था आप। क्या बताया था मैंने वो आपको? आपने हैश टैग्स। वो उसका हैश टैग्स बताया था, उसमें डिटेल्स होती है, डायरेक्ट उसको क्लिक किया उस पे तो आ जाएगी उसकी डिटेल ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हैश टैग्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी अ, जो भी पोस्ट लगाता हूँ ना, मैं फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो मैं उसमें एक हम्म टैग लगाता हूँ, बी हाइव। ठीक है, बी हाइव कंसल्टेंट। तो अब अगर मैं गूगल के ऊपर बी हाइव कंसल्टेंट लिखूँगा, ठीक है, और इमेजेस पे जाऊँगा, तो ये मुझे वो सारी तस्वीरें दिखाएगा जिसकी टैग्स में, जिसने हैश टैग में बी हाइव कंसल्टेंट लिखा हुआ है। अब आप देखें, ये मेरी कंपनी की का फेसबुक का लिंक आ रहा है, ये मेरी कंपनी का है, ये मेरी कंपनी का, इनफैक्ट इसमें मेरी तस्वीर भी है, यहाँ पे भी ये मेरी कंपनी, ये भी मेरी कंपनी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरा है, ये भी सारे के सारे, ये मेरा बिज़नेस कार्ड आ गया है। ठीक है, ये मेरी तस्वीर आ रही है, ये मेरी तस्वीर आ रही है, फिर ये मेरा एक सर्टिफिकेट ये आ गया, फिर ये मेरी तस्वीर आ गई है, फिर ये एक तस्वीर है, फिर ये एक तस्वीर है, फिर एक ये तस्वीर मेरी आ गई है, ठीक है ना, फिर एक ये तस्वीर मेरी आ गई है। तो टैग्स बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, ठीक है, आप बैंक्स में आपने अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में गई होंगी, होटल्स में या कहीं पे, या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे, हम जब बिज़नेस कम्युनिटी की इवेंट्स होते हैं, तो हम नेटवर्किंग करने के लिए एक दूसरे से मिलने जाते हैं, ताकि हम नए लोगों से मिलें, नए कनेक्शंस बने और बिज़नेस जनरेट हो। तो जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से, मैं बोलता हूँ मैं बी हाइव कंसल्टेंट से। तो वो अपने मोबाइल में बी हाइव लिखते हैं गूगल पे, तो उनके सामने अगर मैं अपनी पोस्ट में टैग्स ना लगाऊं बी हाइव का, तो मेरा कोई भी कंटेंट गूगल पे नहीं मिलेगा आपको। तो वो खोलेगा तो उसको बी हाइव मिलेगा ही नहीं, वो बोलेगा ये कौन सी कंपनी है भाई। अब अगर उसको मेरा नाम याद है, बी हाइव कंसल्टेंट्स, तो जब वो गूगल पे लिखेगा तो उसको ये मेरे सारे लिंक्स, मेरी तस्वीरें, ये सारी चीज़ें मेरे उसके सामने आ जाएंगी। तो हैशटैग्स जो होते हैं ना, वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, और आपको उसको यूज़ करना है, तस्वीरों में भी यूज़ करना है, जब आप कोई पोस्ट करें उसमें यूज़ करना है, जब आप कोई वीडियो अपलोड करें, यूट्यूब पे करें, विमियो पे करें, कहीं पे भी करें। हैशटैग्स जो है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ट्विटर यूज़ करें, आप लिंक्डइन यूज़ करें, फेसबुक करें, इंस्टाग्राम करें, पिंटरेस्ट करें, तो ये हैशटैग जो होता है ना, ये आपकी मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कहलाता है। इसी तरह से कीवर्ड्स भी हैं। कीवर्ड्स और हैशटैग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। ठीक है, यहाँ पे हैशटैग जो है ना, बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ कीवर्ड एज वेल। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा एक कीवर्ड है बी हाइव, ठीक है, ये कीवर्ड है, ये क्या हो गया, कीवर्ड। और अगर इसी के साथ मैं स्टार्टिंग में हैश लगा दूँ, तो ये क्या बन गया, हैशटैग। ये हैशटैग बन गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, हैशटैग यूज़ होता है सोशल अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहाँ पर हैशटैग यूज़ होता है। कीवर्ड यूज़ होता है गूगल के लिए, गूगल ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। यानी वेबसाइट पे जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई कीवर्ड लगाएंगे, तो फिर आप बी हाइव लिखेंगे। ठीक है, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। तो उस पर आप बी हाइव लिखेंगे जब आप वेबसाइट के अंदर लिखेंगे। लेकिन जब आप किसी सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट को मेंशन करेंगे, तो आप उसमें हैशटैग लगाएंगे। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा हैशटैग कैंपेन शुरू होती है,
ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद एक कैंपेन शुरू हुई, उन्होंने उसको हैशटैग बना दिया, हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद, दैट्स इट। अब उन्होंने एक कैंपेन शुरू की कि भाई हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद लगा लगा के आपने बहुत पोस्टें लगानी हैं। उससे क्या होगा कि वो जो हैशटैग है वो वायरल हो जाएगा, और जब भी कोई पाकिस्तान लिखेगा वो हैशटैग और उससे रेलेवेंट जितनी भी पोस्टें हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी। तो इस वजह से किसी भी कीवर्ड को हैशटैग को जो है ना वायरल किया जाता है। तो ये एक वायरल कैंपेन्स होती हैं जिसको हम डिज़ाइन करते हैं हैशटैग या कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? जी। इसको मैं यहीं रख देता हूँ ताकि ये यहाँ पे सेफ़ रहे। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूँगा ताकि आपके पास ये कंटेंट रहे सेफ़। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सोशल मीडिया कैटेगरीज़ पे वापस। हैशटैग का आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो हमने इसको रेटिंग दी हुई है ना, जो हमने इसको रेटिंग दी हुई है, अच्छा रेटिंग जो है ना वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है, कैसे? इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी क्या है। आपको याद होगा हमने शुरू में बात की थी B2B, B2C, B2G। ये हमने, ये क्या चीज़ है? बिजनेस है। ये बिजनेस मॉडल्स है, बिजनेस मॉडल्स हैं। ये बिज़नेस टू बिज़नेस होगा, बिज़नेस टू कस्टमर होगा, या बिज़नेस टू गवर्नमेंट होगा। ठीक है, या ये उसके बाद उसकी मैंने आपको ये भी बताई थी कि प्रोबेबिलिटीज़ भी बनती है। B2B भी बनती है, बिज़नेस टू बिज़नेस, या B2C बनती है, या B2C बनती है। ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी जो है वो लैपटॉप बेचती है, HP की बात कर लेते हैं हम। HP लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता है, वो कभी भी B2C नहीं जा सकता, यानी वो फैक्ट्री से लोगों को एक एक दो लैपटॉप नहीं बेचेगा, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरर है। तो उसका जो मॉडल होगा वो B2C होगा, यानी वो बेचेगा रिटेलर को या होलसेलर को, और होलसेलर बेचेगा एंड यूज़र यानी कस्टमर को। तो वो मॉडल बनेगा बिज़नेस टू बिज़नेस एंड देन बिज़नेस टू कस्टमर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे हम दराज की बात करते हैं तो ये भी B2C बनता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि मॉडल क्या है। अब जिस तरह का मॉडल होगा उसी तरह से हम लोग इस सोशल मीडिया कैटेगरीज़ को रेट करेंगे। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपकी जो है वो ऑडियो और विजुअल्स की ज़रूरत ज़्यादा है, तो फिर आपने जो कैटेगरीज़ को रेट किया है तो ये बिल्कुल बेस्ट रेटिंग है, तो फिर हम इसी के थ्रू चलेंगे। अगर आपकी जो है वो सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्विस देते हैं वेब डेवलपमेंट की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो उसमें वीडियोस नहीं चलती। उसके अंदर फिर आपकी पोस्ट और कंटेंट बेस्ड फर्स्ट और सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड पे फिर आपकी वीडियो आएगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अच्छा, बाज़ औक़ात एक और चीज़ होती है, कुछ लोगों के दोनों के प्रोडक्ट सेम है। एक बिज़नेस 1 है, उसका प्रोडक्ट भी सेम है, बिज़नेस 2 है, उसका प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन दोनों की जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाटा है जो जूते बनाता है, ठीक है, और एक इंग्लिश बूट हाउस है, या आप नाइकी ले लें। अब दोनों एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन कस्टमर डिफरेंट है, यानी उनका जो एंड यूज़र है वो डिफरेंट है। यानी बाटा जो है वो मीडियोकर के लिए बनाता है सारी चीज़ें, ठीक है, और नाइकी जो है वो एलीट क्लास के लिए बना रहा है। प्रोडक्ट दोनों सेम है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड में फ़र्क है, तो उनकी मार्केट की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो सोशल मीडिया की जो कैटेगरीज़ है, हम इसको मुख्तलिफ़ टाइम पे या मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट को सामने रखते हुए इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ये इट्स नॉट अ फिक्स्ड, इट्स नॉट अ परमानेंट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है? जी सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऊपर। पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आपके जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं। पहला मॉड्यूल तो हमारा कंप्लीट हो गया था, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू का। ठीक है सर, आपने स्टार्ट कर दी ना रिकॉर्डिंग? जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। अच्छा, दूसरा जो है हमारा वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन है। जी। ठीक है, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम तीसरे मॉड्यूल में चल रहे हैं जो कि कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और मैंने आपको ये कहा था कि सबसे बड़ा मॉड्यूल हमारा यही रहेगा।
ठीक है। जी तो अच्छा, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने थोड़ा सा कंटेंट आपको कल समझाया था, और वो जी सिर्फ इतना समझाया था कि आपने सोशल मीडिया की लिस्ट बनानी है और उसकी कैटेगरीज़ बनानी है, और उन कैटेगरीज़ को हमने फिर ये देखना है कि किस कौन सी कैटेगरी कौन से सोशल मीडिया पे जाके अप्लाई होती है। अच्छा, ये तो एक छोटा सा इसका एक टास्क था। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम अच्छा खासा काम करेंगे, तकरीबन 4-5 क्लासेस हमारी इसी पे जाएंगी सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको जितनी भी आपने वेबसाइट्स निकाली है ना 20, उन सब के ऊपर आपको अकाउंट बनाने होंगे। अकाउंट ठीक है। बना के वो सारी प्रैक्टिस जो अभी हम सीख रहे हैं वो सारा कुछ आपको उन अकाउंट्स पे करना होगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया का जो आपका मॉड्यूल है ये भी काफ़ी बड़ा मॉड्यूल होगा। और मेरे ख़्याल से नीचे फिर हमने सेल्स फ़नल हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे सेल्स फ़नल के ऊपर हमने काम भी कर लिया है, तो ये मॉड्यूल हम पहले ही कर चुके हैं, मॉड्यूल 12। ठीक है। और बस गूगल, उसमें इतना ही है, सेल्स फाइनल ही है, तो फिर मैं इस पर लिख दूँ ना? आप इसमें लिख दें कि ये कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, तो हमारे 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 12। ठीक है। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स जो है मॉड्यूल 13, ये हमने हाफ़ कर लिया है, 50%, क्योंकि जब हम कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे थे ना, तो उसमें हम्म। हम गूगल एनालिटिक्स में जाके हमने गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ किया था, और उसके साथ हमने पूरा गूगल एनालिटिक्स का ओवरव्यू कर लिया था। लेकिन गूगल एनालिटिक्स पे हम जब काम करेंगे, जब हम सोशल मीडिया को अप्लाई कर लेंगे, तो तकरीबन 50% गूगल एनालिटिक्स यानी मॉड्यूल 13 हमारा 50% कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया। सर हमारा कौन सा गया? 1, 2 और 12? जी, ये हमारा 100% कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब 3 हम कर रहे हैं। 3 हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पीपीसी और गूगल एड्स, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह छोटा सा पीपीसी और गूगल एड्स तो हमने ऑलमोस्ट कर लिया था। मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दे दूँगा। पीपीसी थोड़ा मैं आपको समझा दूँगा, तो ये एक ही क्लास का होगा, मॉड्यूल 4। ठीक है। बहरहाल, अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें, इसको आप ज़रा पढ़ें। मैं आपको देता हूँ 2 मिनट। आउटबाउंड और इनबाउंड को सिर्फ इसको पढ़ना है आपने, नीचे वाले को नहीं पढ़ना आपने। ठीक है, इसको पढ़ें और मुझे बताएं आपको क्या समझ में आया। मैं आपको जूम कर देता हूँ। सर जी, आउटबाउंड और इनबाउंड में ये डिफरेंस है कि जो बाहर से इन्वॉल्व हो हमारी किसी भी यानी कि सेलिंग एक्टिविटी में, एज ठीक अ है। पार्ट ऑफ हम्म, प्रोडक्ट, हम्म, यानी बाहर से जो भी मतलब कि क्या कह सकते हैं, सेलिंग के पर्पज से ना, मतलब वो इंटरेक्ट हो, अच्छा, और इनबाउंड जो यहाँ से हो। एक दफ़ा दोबारा पढ़ें इसको।
इनबाउंड मार्केटिंग जो है, जो पर्सनली जो पीपल्स होते हैं हम्म। वो क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स वगैरह बनाने में। मैं इसको थोड़ा नहीं सा आ रहा और मुझे। इजी कर लेता हूँ आपको। मैं 2 पैराग्राफ नहीं आ अलग कर दिए, ठीक है। रहा, रीचिंग आउट अब और पढ़िए इसको। हमसे आउटबाउंड जो होते हैं वो कस्टमर्स मतलब फाइंड करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में। देखिए सेल तो दोनों में हो रही है ना, लेकिन तरीका सेल्स अलग है। आउटबाउंड मार्केटिंग डिफरेंट चैनल है, इनबाउंड मार्केटिंग वो डिफरेंट कॉल चैनल के है। जरिए या वो अपने ना एड्स के जरिए करते हैं। अच्छा, और अब और इसको थोड़ा सा आप समझे। इनकमिंग कॉल्स होती है और आउटगोइंग कॉल्स होती हैं। ये हम्म, आपको हिंट दिया मैंने। एक तो आपके पास मोबाइल है, या तो आप हम्म, किसी को कॉल करेंगी या आपके पास कॉल आएगी। ठीक है। ये 2 डिफरेंस है आउटबाउंड और इनबाउंड के, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। आप बताइए। इनकमिंग वही ना, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनको सेल करनी है, उनको सारी उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता कर कि उसमें ये फायदा है, ये सब चीजें हैं, इन जस्ट लाइक अ मार्केटिंग। हम्म। ठीक है, सही है। यानी अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो वो हमसे परचेज करने आ रहा है ना, उसकी चीजों को देखते हुए। बिल्कुल सही है, करीब करीब पहुंच गई हैं आप बहुत। चलें अब मैं बता देता हूँ आपको। देखें, इनकमिंग आपके पास कब आएगी? जब लोग आपको जानते होंगे और आपका नंबर उनके पास मौजूद होगा, तभी आपको कोई हम्म, कॉल करेगा। जाहिर सी बात है। हम्म, आउटबाउंड कब होगी? जब आपके पास किसी का नंबर होगा, आपके पास उसकी डिटेल्स होंगी और आपको अपनी चीज़ उसको बेचनी होगी, तो फिर आप उसको कॉल करके जी, बोलेंगे कि ये मैं सर्विसेज देती हूँ या ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मुझसे ले लो। और इनकमिंग कब होगी? कि किसी को आपके बारे में ऑलरेडी पता होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में, और उसके पास आपकी डिटेल्स होंगी और आपको फ़ोन करके बोलेगा मुझे ये आपसे सर्विस चाहिए या आपका ये प्रोडक्ट मुझे लेना है। दिस इज़ द डिफरेंस, बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ आउटबाउंड एंड इनबाउंड। अच्छा, अब आउटबाउंड को इसने क्या लिखा हुआ है? इसने लिखा हुआ है कि आउटबाउंड जो है ना, ऐसी सेल्स होती हैं या इस तरह से उसको सेल्स किया जाता है, सेल किया जाता है कि आप कोल्ड कॉलिंग करती हैं। कोल्ड कॉलिंग से मुराद, आप हमें अक्सर कॉल आती है बैंक से और कहते हैं कि सर ये पॉलिसी हमारी आई हुई है, आप ये ले लें, या ये हम्म, हमारी जो है, ये हमारा क्रेडिट कार्ड है, ये आप बनवा लें। इसको हम कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। यानी ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, मेरे पास उसका नंबर है और वो मुझे एक चीज़ बेचना चाहता है, तो वो मुझे कॉल करके कहता है कि सर मैं फ़लाँ फ़लाँ कंपनी से बात कर रहा हूँ और ये हम सर्विसेज देते हैं, तो ये आप हमसे सर्विस ले लें। ठीक है, इसको हम कोल्ड कॉलिंग्स कहते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं एडवर्टिज़मेंट। एडवर्टिज़मेंट में ये होता है कि अपने टीवी पे ऊपर एक कमर्शियल चला दिया आपने, तो लोगों को पता चल गया, अच्छा हाँ ठीक है, यानी मैं लोगों को रीच कर रहा हूँ, मैं लोगों तक पहुँच रहा हूँ, उसको हाँ, हम आउटबाउंड कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से ट्रेड शोज़ हैं, एग्जीबिशंस हैं, मैं वहाँ पे स्टॉल लेके अपनी कंपनी का बैठ गया और वहाँ से लोग गुजर रहे हैं और मैं उनको अपने फ्लायर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मस्जिद के बाहर अक्सर जो है वो जुम्मे के बाद लड़के खड़े हुए होके वो जो फ्लायर्स दे रहे होते हैं, तो उसको आउटबाउंड हम कह सकते हैं। ठीक है। बाहर ठेले वाला गुजर रहा है और वो माइक में आवाज़ें लगा रहा है कि मेरे पास ये है, फ़लाँ 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 सब्ज़ी है। ठीक है, तो उसको हम आउटबाउंड कहते हैं। यानी बंदा खुद कस्टमर तक पहुंच रहा है, उसको हम आउटबाउंड कहते हैं। ठीक है। इनबाउंड क्या होती है? हमने अपनी मार्केटिंग ऐसी बनाई है कि हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे, लोग खुद हमारे पास आ रहे हैं। अब वो कैसे आ रहे हैं? हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, उसमें कीवर्ड्स लगा दिए। अब कोई गूगल पे जाता है, वो कहता है कि यार मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है, मैं जैसे ही लिखूँगा वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, तो मेरी कंपनी का नाम आ जाएगा और वो मुझे फ़ोन करेगा, हाँ यार मैंने आपकी कंपनी देखी थी, मुझे आपसे वेबसाइट बनवानी है। ये हुई इनबाउंड, यानी मैंने इंटरनली अपनी मार्केटिंग की और कस्टमर्स मेरे पास आना शुरू हो गए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आउटबाउंड में एक ठेले वाले की, कि ठेले वाला हम्म, रोडों पे घूमता है, आवाज़ें लगाता है कि मुझसे ये सामान ले लो। इसी तरह से एक इम्तियाज़ स्टोर है जो पूरी दुनिया को पता है ये यहाँ पर है और लोग वहाँ जाकर उससे ख़रीदते हैं, वो इनबाउंड तो है। इनबाउंड, इनबाउंड, ठीक ठीक है, है। तो ये दोनों में फ़र्क है। आउटबाउंड में आप कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, इनबाउंड में कस्टमर आपके पास खुद आ रहा है, तो ये डिफरेंस है।
ठीक है जी। आउटबाउंड की कैटेगरीज बता दी, कोल्ड कॉलिंग होती है, ईमेल्स मार्केटिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, ट्रेड शोज़ होती हैं, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये सारा कुछ आउटबाउंड में होता है। इनबाउंड के अंदर आप कंटेंट बनाते हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाते हैं, कीवर्ड्स पे काम करते हैं, आप अपने क्या कहते हैं ब्लॉग्स बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ये सारा काम जो होता है हमारा इनबाउंड के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया है? ओके सर जी। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने आपको एक होमवर्क देना है जो आपने नेक्स्ट क्लास तक करके आना है। बहुत सिंपल सा है, आपने 10 10 इनबाउंड एंड आउटबाउंड एग्जाम्पल्स जो है वो निकालनी है। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजिबिलिटी इजी हो। ठीक है, 10 आपने एग्जाम्पल्स निकालनी। जैसे इसमें कोल्ड कॉलिंग है ना, तो कोल्ड कॉलिंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये मत लिख दीजिएगा कोल्ड कॉलिंग। आपने एग्जाम्पल क्या निकालनी है, जैसे बैंक से कॉल आती है क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, ये पूरी एक एग्जाम्पल बनती है। आप इसको केस कह सकते हैं, केस स्टडी कह सकती है। ठीक है, तो ये आपकी इनबाउंड हो गई, सॉरी आउटबाउंड हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको ठेले वाली एग्जाम्पल दी, वो एक आपने आउटबाउंड के अंदर नीचे एग्जाम्पल लिख दी। तो इस तरह से आपने 10 एग्जाम्पल इनबाउंड की लिखनी है और 10 एग्जाम्पल आपने आउटबाउंड की लिखनी है। ठीक है, एक हफ़्ता है, आप आराम से कर लीजिएगा ये काम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना, आपको अच्छे से समझ आया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं। ठीक है, गुड। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इंटरनल लिंकिंग और बैक लिंकिंग। मैं आपको अगेन इसके लिए 5 मिनट देता हूँ, आप इसको पढ़ लें तसल्ली से और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सर जी, सर इंटरनल लिंक वो होता है जो आप अपने ही पेज पे काम करें, या एड्स हो या कुछ भी हो या ब्लॉगिंग हो। हम्म, ठीक है। और बैक लिंकिंग वो होता है जो दूसरों के पेज पे अपनी वेबसाइट्स लगाना या ब्लॉग लगाना। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसका मुझे समझना है। ठीक है, गुड, करीब करीब हैं आप। अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हो गया इंटरनल लिंकिंग, ये इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, और बैक लिंकिंग के अंदर 2 टर्म्स हैं। तो पहले हम इंटरनल लिंकिंग समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लास्ट टाइम एक वो बनाया था ना, वेबसाइट का साइट मैप, याद है आपको? साइट मैप? साइट मैप हमने बनाया था लास्ट टाइम। नहीं, नहीं तो। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, हाँ सर्विसेज, ये। ये साइट मैप हमने बनाया था।
अब उस साइट मैप हाँ, को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए हम इंटरनेट लिंकिंग यूज़ करते हैं। आप इंटरनेट लिंकिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझें कि आपके पास बैग्स हैं। साइड मैप कौन सा वाला जो अबाउट होम जिस पे हमने पेस्टिंग की थी वो वाला काम? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, यहाँ पे हिस्ट्री आपने वगैरह। ये आ रहा है ना हमारा साइट मैप, वेबसाइट साइट मैप। हम्म। इसमें हम्म। हमारे पास होम, अबाउट, हिस्ट्री, मिशन, सीओ, मैसेज, प्रोडक्ट्स, फिर अच्छा, लेडीज़ ठीक बैग, ठीक। हैंड बैग, ये हमारा साइट मैप है ना पूरा। बेसिकली ठीक। नेविगेशन को ही साइट मैप कहते हैं। नेविगेशन आपको ऊपर लगा हुआ होता है। साइट मैप जो है ना, वेबसाइट बनाने से पहले बनाया जाता है। जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो घर का एक नक्शा बनाया जाता है कि कहाँ पर दीवार हम्म। होगी, कहाँ पर वॉशरूम होगा, कहाँ पर जो है वो आपका किचन होगा, तो वो आपका मैप होता है। इसी तरह से वेबसाइट का भी एक मैप होता है कि हमने नेविगेशन में क्या क्या रखना है। हमने मेगा मेन्यू अगर हमने ऐड किया है तो उसके नीचे कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, उसको हम साइट मैप कहते हैं। ठीक है। ठीक। तो कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों ने, ये हमारा होम पेज दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मेन पेज है, जी। होम पेज है। ये होम पेज को इसने हाईलाइट भी किया हुआ है कि हम इस वक्त होम पेज पे हैं। हम अबाउट पे जाएंगे तो ये मेगा मेन्यू हमारा खुल जाएगा, ठीक है। ऑफरिंग्स पे जाएंगे तो ये मेगा मेन्यू है। क्लाइंट पे जाएंगे तो फिर ये मेगा मेन्यू है, ठीक है। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है। यहाँ पे कंटेंट भी हम्म। आ गया, यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी आ गए और यहाँ आपकी पिक्चर भी आ गई। रिसोर्सेज पे जाएंगे तो ये एक मेगा मेन्यू, कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे तो यहाँ देखिए इसमें वीडियो तक अपलोड हुई भी है, ठीक है। ये हमारा ठीक है। मेगा मेन्यू पूरा दिख रहा है। अच्छा, अब हम जब होम पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो होम पेज पे आपको पता है, होम पेज पे सारा वेबसाइट के सारे पेजेस का थोड़ा थोड़ा कंटेंट होता है। जी। नेविगेट कर रहा होता है होम पेज के। अगर किसी को ऑफरिंग्स देखनी है तो वहाँ चला जाए, क्लाइंट देखना है तो वहाँ चला जाए, कांटेक्ट करना है तो वहाँ चला जाए, ठीक है। ये हमारा एक इंडेक्स पेज कहलाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। होम पेज को इंडेक्स पेज भी कहा जाता है डेवलपमेंट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जैसे स्क्रॉल किया ना नीचे, तो इसमें इसने बताया कि ऑथराइज पार्टनर्स आ रहे हैं, चलो ठीक है। अच्छा, इसने कहा वेलकम टू बी हाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसने ये छोटा सा पैराग्राफ दे दिया कि बी हाइव क्या है, क्या काम करता है, और उसने नीचे एक बटन दे दिया और उसने कहा कि नो मोर, आपको मज़ीद जानना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आप याद रखिएगा कि हम अभी होम पेज पे हैं। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मुझे नेविगेट कर रहा है किसी और पेज पे, और जब ये पेज खुलेगा तो मुझे पता चलेगा कि ये कहाँ पे लेके जा रहा है। अब मुझे पता चला कि ये मुझे अपनी ही वेबसाइट के अबाउट के पेज पे ले गया, और वहाँ पे जब मैं आया तो वहाँ पर होम पे सिर्फ अबाउट का एक पैराग्राफ था। अब जब मैं यहाँ पर आया तो उसने मुझे पूरी डिटेल बता दी कंपनी के बारे में। ये सारा कुछ उसने मुझे बता दिया, हमारे क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, हमारी सर्विस क्या क्या है, हमारी की डोमेन्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम वापस होम पे जाते हैं। हम थोड़ा सा नीचे आते, एक पेज ये आ गया था हमारे पास, फिर जिसने हमें ये मिशन वैल्यू एक्सीलेंस, ये हमारा मिशन विजन स्टेटमेंट आ गया। ये हमारे हम्म। सपोर्टिंग पार्टनर्स के लोगों से स्लाइडर है, ये चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो उसने ये कहा कि एक्सपीरियंस द बी हैव डिफरेंस, फिर उसने थोड़ा सा और लिखा, और उसके बाद उसने कहा कि शेड्यूल अ फ्री कंसल्टेशन। फिर नीचे आते हैं तो उसने ये एक और पैराग्राफ दे के उसने कहा कि ये हमारे कस्टमर्स हैं, और मैं इसको यहाँ से नेविगेट करके जल्दी जल्दी देख भी सकता हूँ कि कौन कौन कस्टमर्स हैं। नीचे ये कहता है कि कंप्लीट लिस्ट देखनी है। मैंने कहा हाँ देखूँ, तो जब मैं कि इस कंपनी की पूरी लिस्ट के कौन कौन से कस्टमर्स हैं, मैं जैसे ही कंप्लीट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी ही वेबसाइट के मेरे क्लाइंट पेज पे मुझे ले जाता है, जहाँ पर तमाम क्लाइंट्स के जो है ये लोगोस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारे क्लाइंट्स के लोगोस आ गए, लेकिन हूँ मैं अपनी ही वेबसाइट पे। अब मैं दोबारा होम पेज पे जाता हूँ। नेट बहुत स्लो हो रहा है एक दो दिन से। जी।
अच्छा, फिर ये हमारे पास ये क्लाइंट्स आ गए। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये हमारी कोर सर्विसेज हैं। इसमें एक सर्विस है बिज़नेस कंसल्टेंसी, एक सर्विस है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक सर्विस है हमारी ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, एक है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, और यहाँ पे फिर हमारे पास फर्दर पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये ई कॉमर्स, वेब एप्लीकेशन, AR/VR। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं हम लोग तो ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट, तो हमें पता चला ये सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग करवाते हैं, टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग है, IT ट्रेनिंग है, सस्टेनेबिलिटी है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एंड बिजनेस कंसल्टेंसी। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये जो हमारे लिंक्स लगे हुए हैं ये क्या कहलाएंगे? इंटरलिंक। ये हमारे इंटरनल लिंक्स कहलाएंगे। अब मैं होम पेज पे हूँ, मैं होम पेज पे चला गया। होम पेज में मैं सर्विसेज में जाता हूँ और मैं जाता हूँ यार ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, या मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब मैं जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्लिक करूँगा तो मेरी ही वेबसाइट का एक पेज खुल जाएगा जिसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, हमारी की सर्विसेज आ रही है, हमारे अप्रोचेज़ आ रहे हैं, ये हमारा फॉर्म आ रहा है, फिर ये FAQs आ रहे हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स आपके यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मज़ीद कौन कौन सी सर्विस हम दे रहे हैं ये उनके पेजेस आ गए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फर्दर मुझे एक और पेज के अंदर ले जाएगा जिसके अंदर सिर्फ वेब डेवलपमेंट दिखाया जाएगा। तो ये सारे कहलाते हैं इंटरनल लिंक्स। अच्छा, इंटरनल लिंक्स के क्या फ़ायदे हैं? इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप अपने कस्टमर को या अपने विज़िटर को, कस्टमर तो नहीं कहेंगे, कस्टमर तो वो जब बनेगा ना जब आपसे आपकी सर्विस परचेज़ कर लेगा, जब आपको पेमेंट करेगा। अभी वो आपका विज़िटर है, वो वेबसाइट पे एक विज़िटर है। अभी इंटरनल लिंकिंग का मकसद ये होता है कि हम उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दें अपनी वेबसाइट पे। तो हम बोले कि ये पढ़ लिया, अब अच्छा अब इसके ये ऑप्शंस हैं, ये पढ़ लिया अब इसके ये ऑप्शंस हैं, ये पढ़ लिया अब इसके ये ऑप्शंस हैं। एक तो इसका पर्पस ये होता है कि हम अपने कस्टमर को 100% इन्फॉर्मेशन और सेटिस्फेक्शन दे दें। दूसरा पर्पस ये होता है कि जितने ज़्यादा इंटरनल लिंक्स होंगे उतना ही ज़्यादा कस्टमर का आपके विज़िटर का इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो उतना ही ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे लगाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? सबसे पहला तो उसको इन्फॉर्मेशन सारी मिल रही है, उसको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है इंटरनल लिंकिंग का वो ये कि आपने अपने विज़िटर को इतना इंटरेस्टेड कर दिया कि वो अब आपकी वेबसाइट से जा नहीं रहा। ठीक है, आपने उसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया कि वो यहाँ जाता है तो फिर उसको 10 लिंक मिल जाते हैं, फिर उसमें से किसी एक लिंक पे क्लिक करता है उसको फिर मज़ीद 10 लिंक मिल जाते हैं, फिर वो उसमें से किसी को क्लिक करता है फिर उसको मज़ीद 10 लिंक मिल जाते हैं। तो ये एक पूरा मैप बनता है वेबसाइट का, और जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपका कस्टमर, आपका जो विज़िटर है वो कहाँ से निकलता हुआ कहाँ को जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल D-Hive इस वक्त 100 से ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 100 अलग तरह के कस्टमर्स या 100 अलग तरह के विज़िटर्स हमारी वेबसाइट पे आएंगे। हमने उनको नेविगेट करना है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है। अब वो आता है हमारी वेबसाइट पे और हमारी वेबसाइट पे आकर वो कहता है, ये सारा कुछ पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद उसको एक सर्विस चाहिए जिसका नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट। उसको अपनी वेबसाइट बनवानी है। अब वो जब यहाँ आएगा ना और देखेगा कि हमारी कोर सर्विसेज, तो उसमें पहले वो सर्च करेगा मेन कैटेगरी को, यानी कि बिज़नेस कंसल्टेंसी, वेब डेवलपमेंट इसमें नहीं आ सकती, कॉमन सेंस है। मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट नहीं आ सकती, इसमें डिजिटल मार्केटिंग आ सकती है, सोशल मीडिया आ सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ सकती है, एडवर्टीज़मेंट आ सकती है। ठीक है, TVC आ सकता है। फिर वो आगे जाएगा ब्रांडिंग, ब्रांडिंग में भी नहीं आएगा। फिर वो जाएगा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इसमें भी वेब डेवलपमेंट नहीं आ सकती। फिर वो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो इमर्जिंग में भी नहीं आएगी। वो क्लिक करेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जब वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास एक पेज खुलेगा जिसमें सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट सारी सर्विसेज मेंशन होगी। ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब वो इसकी सब पेजेस को देखेगा तो ये आ गया उसका रेलेवेंट टॉपिक। अब वो इस पर क्लिक करेगा तो वो उस जगह पहुँच जाएगा जो चीज़ उसको चाहिए। अब इसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी है, गेम डेवलपमेंट भी है, ई-कॉमर्स भी है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आता है हमारे पास और वो कहता है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करवानी है। ठीक है, अपनी कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए।
तो लेट सपोज़ वो हमारे होम पेज पे लैंड करता है, होम पेज के नीचे आता है तो यहाँ पर उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिलती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जब वो जाएगा तो यहाँ पर उसको पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ATL दे रहे हैं, BTL है, इवेंट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग इंसाइट्स है, मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइनिंग है, क्रिएटिव सर्विसेज और CRM सर्विसेज हमारी। तो वो इस पर क्लिक करेगा और क्या होगा, हमारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तक वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है? जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल लिंकिंग। अच्छा, सबसे पहला बेनिफिट क्या था? क्या अगर आपको फाइंड आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसका बस। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो हमने इंगेज कर दिया है विजिटर को। ठीक है। ठीक है, पहला बेनिफिट जो है वो हमारा ये था कि हमने विजिटर को इंगेज कर दिया, उसको इतना सारा कंटेंट हमने दे दिया कि वो वहीं पे वेबसाइट के ऊपर रहे। ठीक है, और इंटरेस्ट भी उसका डेवलप हो जाए। यहाँ पे आपको सेल्स फनल याद आ रहा होगा? जी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं। मैंने आपको सेल्स फनल दिखाया था और मैंने कहा था कि पहले तो हमने कस्टमर को लेकर आना है, जब कस्टमर आ जाएगा तो हमने उसका इंटरेस्ट बिल्ड करना है। इंटरेस्ट यहाँ पे हमने कैसे बिल्ड किया कि हमने उसको कंटेंट पे कंटेंट देते गए। ठीक है, फिर ऑथेंटिसिटी कैसे आई उसमें, उसने हमने हमारा क्लाइंट्स का पेज देखा, उसके अंदर सारे क्लाइंट्स थे, और उसके बाद उसको डिसीजन लेना था तो हमने उसको क्या देना है, हमने उसको कॉल टू एक्शन देना। ठीक है, तो जब ये सारा कुछ पढ़कर वो ड्रैग ड्रॉप करता है, नीचे आता है, तो यहाँ पर उसको ये कॉल टू एक्शन मिल जाता है। इसको हम कॉल टू एक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक। यहाँ पे उसको नंबर, ईमेल कांटेक्ट के करने के लिए यहाँ पे उसको फॉर्म मिल गया। ठीक है, यहाँ पे उसको FAQs मिल गए। उसको कोई क्वेश्चन उसके जहन में आ रहा है तो वो छोटे मोटे जो क्वेश्चन अमूमन लोगों के जहन में आते हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ लिख दिए। अगर वो क्लिक करेगा तो उसका आंसर उसको मिल जाएगा और ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने विजिटर की इंगेजमेंट के लिए जो है ना हर वो चीज़ रख दी है कि अब वो कहीं दूसरी जगह जाने का सोचेगा भी नहीं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स उसको यहाँ पे मिल गए, सारी डिटेल्स उसको यहाँ मिल गई कि क्या क्या सर्विसेज हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब वो आता है तो उसको कॉल टू एक्शन 2 शक्लों में मिल गया। पहला, मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन है, ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म है। वो फटाफट यहाँ पे नाम, ईमेल, मोबाइल, मैसेज लिख के मुझे सेंड करेगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा और मैं उसको कॉल करके उससे बात करूँ। तो कस्टमर को जितना ईज़ी हम एक्सेस देते हैं ना बात करने का, वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए आसानी होती है कस्टमर को लीड को कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो अगर अब मैं उसको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सब कुछ दे दूँ, लेकिन उसको ना मेरा मोबाइल नंबर मिले, ना उसको मेरी ईमेल आईडी मिले, ना उसके सामने कोई फॉर्म आए, तो वो करे क्या बेचारा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो कॉन्टैक्ट में जाके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करेगा और मेरी सारी डिटेल्स वहाँ पर, ईमेल्स, आईडी, ये सारा कुछ, और ये मेरा मैप जहाँ पे मेरा ऑफिस है, ये सारा कुछ वहाँ आ जाएगा। लेकिन वो बेचारा अगर नहीं है इतना पढ़ा लिखा, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो सिर्फ होम पेज पे ही आके अटक गया, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हमने हर किस्म के कस्टमर को देखना होता है कि कस्टमर के लिए ईज़ क्या है, ईज़िली उसके लिए क्या है कि वो ईज़िली ये काम कर सकता है। अच्छा, फिर हमने 2 चीज़ें और देखनी होती हैं। उसमें एक चीज़ ये होती है, एक तो हमने ये देख लिया कि वो पढ़ा लिखा है, तो हमने उसके लिए क्या करना है। अगर हमारी ऑडियंस जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है तो हमने उसको कॉल टू एक्शन सामने ही दे देना है। अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें क्या होगी, आप सोच के बताएं। फिर से रिपीट करें। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हमें देखनी होती है ना कस्टमर के लिए। पहली चीज़ तो हमें ये देखनी होती है कि कस्टमर के लिए ईज़ी टू एक्सेस हो हम लोग। तो हमने ये देखा कि हमने कॉन्टैक्ट पेज बना के उसमें भी डिटेल्स लिख दी। ठीक है, ताकि अगर वो पढ़ा लिखा है तो कॉन्टैक्ट अस पेज में जाए, हमारी डिटेल्स निकाले और हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। और अगर वो बेचारा इतना ज़्यादा नेविगेट नहीं कर पा रहा,
उसको नहीं समझ में आ रहा वेबसाइट को नेविगेट कैसे करना है, तो हर पेज पे हमने उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी और एक फॉर्म भी दे दिया। ये हर पेज पे लगा हुआ है हमारे, हर पेज पे हर सर्विस के नीचे हमारा मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्टस का पेज लगा हुआ है। अब ये तो हमने उसके लिए इजी कर दिया ना कि जी। वो उसको पढ़ना आता है नहीं, वो सॉरी उसको यूज़ करना आता है नहीं आता, तो वो एक्सेस कर पाएगा। जिस सर्विस पे जाएगा, जिस पेज पे जाएगा, जैसे उसको स्क्रॉल करेगा, हमारी डिटेल्स नीचे है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है ना, वो हमें देखनी है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी या उसकी डिवाइस टाइप क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा बेड पे लेटा हुआ है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो सर्च कर रहा है, तो वहाँ पर नेविगेट करना मोबाइल में वेबसाइट को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वो लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ है या डेस्कटॉप पे बैठा हुआ उसको सर्च कर रहा है, हमारी वेबसाइट को नेविगेट कर रहा है, तो फिर उसको एक्सेस करना ईजी होता है। तो ये भी एक और पर्पस है कि हर पेज के नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखी जाए, ताकि जब वो मोबाइल में अंगूठे से उसको स्क्रॉल करता रहे तो नीचे उसके सामने ही कॉन्टैक्ट अस के बटन और उसकी डिटेल्स आ जाए। ठीक है, ये सारा कुछ आपके सेल्स फनल का पार्ट है। पहले आपने कस्टमर को लेकर आए, कस्टमर को लाने के बाद कंटेंट दिया, कंटेंट से आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप किया, इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद आपने उसको FAQs दे दिए ताकि उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस छोटे मोटे वो क्लियर हो जाएं। सारा कुछ करने के बाद फिर आपने उसका कॉन्फिडेंस डेवलप किया अपने कस्टमर की लिस्ट दिखा के कि ये मेरे कस्टमर्स ऑलरेडी बैठे हैं इतने बड़े बड़े। उसके बाद फिर आपने उसको कॉल टू एक्शन दे दिया कि चलो अब कॉन्टैक्ट कर लो। तो ये एक सेल्स फनल जो हमारा काम कर रहा है ना हमारी वेबसाइट पे, वो ये सेल्स फनल है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे निकल गए सेल्स फनल की तरफ, लेकिन उसको अच्छा हुआ कि हमने साथ साथ में समझ लिया। अच्छा, अब बेनिफिट क्या था कि हमने कस्टमर विज़िटर को इंगेज किया है। इंटरनल लिंक्स के बेनिफिट क्या है कि मैं एक पेज पे लिंक देता हूँ तो वो वहाँ जाता है, वहाँ से फिर एक और पेज का लिंक आता है, फिर वो वहाँ जाता है। एक तो उसको इंगेज कर दिया, इंटरेस्ट डेवलप किए। इंटरेस्ट, हाँ इंगेज वो जब ही होगा ना जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसका। इंगेज हो गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, चाहे तो आप उसको पॉइंट 2 लिख सकते हैं, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और क्या है, लिख देते हैं इसको, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। विजिटर आया, उसको इंगेज हुआ, मुख्तलिफ पेजेस पे गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया और सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई। इंस्पायर हो गया। इंस्पायर, ये तो उसका एक्शन है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली तो सारी चीज़ें हुई। हमने उसको इंस्पायर किया क्लाइंट लिस्ट से। ठीक है, और बताइए और क्या बेनिफिट हुआ है हमें। एग्री हो गया। ठीक है, एग्री हो गया, या लीड जो है वो हमारी कन्वर्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, लीड क्या होती है? लीड वही होती है ना जो लीड क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमने एक लीड जनरेट करते हैं ना अपने एड्स वगैरह दिखा कर, जो गुड, पोस्ट वगैरह उसके। गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। लीड वो होती है कि आप क्या कहते हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया या कोई बंदा आपसे आपके पास आ गया, आपने ट्रैफिक को लीड में कन्वर्ट किया। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका ट्रैफिक होगा। ठीक है, पहले आपका ट्रैफिक जनरेट हुआ फेसबुक से, व्हाटएवर, किसी भी सोशल मीडिया से। सोशल जब मीडिया वो के आपके पास आ गया, यानी आपकी वेबसाइट पे आ गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसका मतलब वो लीड हो गई आपकी। ठीक है, अब लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करना है। ये 3 स्टेप्स होंगे। वो एक जनरल ट्रैफिक था, वो आपकी तरफ कन्वर्ट, आपकी तरफ आया तो वो लीड बन गया कि भाई ये लीड जनरेट हुई है, यानी 10 में से 2 लोगों ने इंटरेस्ट डेवलप किया है, यानी हमारे पास ये 2 लीड्स आ गई हैं। अब उन 2 लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करना है कि आपने उनसे पैसे ले लिए और आपने उनको सर्विस दे दी, अब वो आपके कस्टमर हो गए। गुड। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं। तो ये तो हमारे 4 वो बेनिफिट हो गए हैं जो बेनिफिट हमने जो है वो ज़ाहिरी तौर पे हमारे सामने थे। ठीक है, ज़ाहिरी तौर पे हमारे सामने थे।
अब इंटरनली अगर हम देखें तो उसका क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है बताएं? इंटरनली हमें क्या फ़ायदा होगा इसका? ये जो इंटरनल लिंकिंग पे इंटरनल लिंकिंग लिंक पे का ये तो ज़ाहिर ही हो गया ना हमारा फ़ायदा कि ये सारा कुछ हो गया हमारे सामने सामने। तो सर ये होगा कि डायरेक्टली हमें जो है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। नहीं वो तो हो गया ना, लीड जनरेट हो, लीड हमारी कन्वर्ट हो गई, कस्टमर हो गया, सब कुछ हो गया। हम्म। इंटरनल लिंकिंग के दो फ़ायदे हैं। एक मेजर जो फ़ायदा है ना, मैं यहाँ पे आपको मेजर बेनिफिट तो आपका ये है कि आपको कस्टमर मिल गया, कस्टमर एक्वायर्ड हुआ, ठीक है। सेकेंडरी जो आपका बेनिफिट है, सेकेंडरी जो आपका बेनिफिट है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो गूगल रैंकिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब वो कैसे हुई है अभी हम उसको पता लगाते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे जब कस्टमर आता है और इंटरनल लिंकिंग उसको नहीं मिलती तो वो एक पेज पढ़ता है। अब चाहे वो कस्टमर बन जाए तो चलो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो वो एक वेबसाइट पे एक पेज पे आता है और वो वेबसाइट बंद करके चला जाता है। यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। या तो वो आपका कस्टमर बन जाएगा, आपका एक ही पेज पे इतना अच्छा कंटेंट होगा कि वो बोलेगा वाह मुझे तो इसी कंपनी से प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपका कस्टमर बन गया। वरना उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम उसको इंटरनल लिंकिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर टिका के रखते हैं कि ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। वो उस पेज पे जाता है, उस पेज पे जाता है, उस पेज पे जाता है, उस पेज पे जाता है। तो उससे क्या होता है, पीछे गूगल का एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है, गूगल एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की स्पेलिंग बड़ी अजीब सी हुई, एल्गोरिथम। अच्छा, गूगल एल्गोरिथम के जो बेनिफिट्स हैं वो अब हम देख रहे हैं। ऊपर वाले जो थे वो तो ज़ाहिर ही थे ना, अब हम इंटरनल बेनिफिट जो हैं, जो हम लोगों को पता है, टेक्निकल लोगों को, वो हम देख रहे हैं। तो वो क्या होगा कि वो हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम तक रुकेगा। ठीक है, इसका मकसद क्या है, गूगल को ये लगेगा कि इस वेबसाइट पे क्वालिटी कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक अमूमन विज़िटर आता है तो वो 8-10 पेजेस खोलता है और हर पेज पे वो 5-5 मिनट लगाता है और इस वेबसाइट के ऊपर जो भी आता है वो आधे घंटे तक इस वेबसाइट को ब्राउज़ करता है। तो गूगल का जो एल्गोरिथम है, यानी उसके पीछे जो मशीन है, वो समझ जाती है कि इस वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट पड़ा है जो लोगों को बड़ा मज़ेदार लग रहा है, और गूगल ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को उठा के पहले पेज पे डाल देता है। क्योंकि गूगल को लोग इसलिए सर्च करते हैं ताकि वहाँ पर उनको उसके आंसर मिले, यानी उसको वहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिले। तो जब कोई वेबसाइट के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो गूगल का जो मशीन है, जो उसके पीछे लैंग्वेज है, वो समझ जाती है कि वो कंटेंट जो लोग सर्च कर रहे हैं वो इस वेबसाइट पे पड़ी है। अब वो दूसरों को भी दिखाता है कि देखो तुम भी इस वेबसाइट को देखो। तो हमारा जो वेबसाइट का सर्च का जो हमारा जो मकसद है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल के पहले पेज पे हमारी वेबसाइट आनी चाहिए, वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो इंटरनल लिंकिंग का इतना बड़ा बेनिफिट है जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते। तो जब इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारा विज़िटर आके मुख्तलिफ़ पेजेस पे जाता है और वहाँ पे रहता है, और वहाँ रहने की वजह से एक तो वो कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो हमारा बेनिफिट है ही है। लेकिन जब तक वो ब्राउजिंग करता रहेगा गूगल उसको नोट करता रहेगा और गूगल फिर दूसरों को रिकमेंड करना शुरू कर देगा कि इस वेबसाइट पे आओ, और उसके लिए वो हमारी वेबसाइट दूसरों को ऑटोमेटिकली दिखाना शुरू कर देगा।
तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इंटरनली गूगल एल्गोरिथम का। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? जी। तो ये बेसिकली इसकी पूरी पीछे की साइंस है। अक्सर कंपनीज़ होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे लगा हुआ होगा डिजिटल मार्केटिंग कराएं 5,000 रुपये में, डिजिटल मार्केटिंग कराएं सिर्फ 9,999 में। अच्छा, वो लोगों को बना रहे होते हैं बेवकूफ़, क्योंकि उनको खुद नहीं आती डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन एक कैनवा टूल है, फ्री टूल है, उससे वो छोटा मोटा पोस्टर बनाएंगे, 2-4 कीवर्ड निकालेंगे और फेसबुक के ऊपर पोस्ट करके और कस्टमर को दिखा देंगे कि देखो मैं तुम्हारी मार्केटिंग कर रहा हूँ। और मज़े की बात, कस्टमर को भी समझ में आ जाएगी, वो बोलेगा मेरी बहुत खूबसूरत पोस्ट बनाई है तुमने। लेकिन मसला ये कि वहाँ पे उसके पास कस्टमर आ नहीं रहा। लेकिन फ़ायदा वहाँ पर ये है कि जब वो 5,000 चार्ज कर रहा है और कस्टमर उसको नहीं आ रहा, तो वो बोलेगा 5,000 रुपये ही तो हैं। तो इस तरह से ये एक जंगल का निज़ाम जो है वो चल रहा है कि ना करने वाले को पता है, ना काम कराने वाले को पता है, सबके चूल्हे चल रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो हमारे पूरी दुनिया में जो है वो चल रही है। लेकिन इंटरनली जो मार्केटिंग होती है वो सिर्फ पोस्ट लगाना नहीं होती, उसके पीछे पूरा मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है। उसमें आपके एल्गोरिथम्स काम करते हैं, गूगल एनालिटिक्स काम करता है, कीवर्ड्स आपके आ जाते हैं, हैशटैगिंग आ जाती है, आपकी कंटेंट आ जाता है, कंटेंट क्वालिटी आ जाता है, प्लेजरिज्म चेक करना ज़रूरी होता है। अगर मैं कोई ऐसा कंटेंट तैयार करूं जो किसी वेबसाइट से कॉपी किया गया हो और मैं उसका प्लेजरिज्म चेक ना करूं और मैं उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर रख दूं, गूगल एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट को स्पैम करार देगा और मेरी वेबसाइट के आईपी को ब्लैकलिस्ट कर देगा। उसके बाद सारी ज़िंदगी अगर मैं उसके ऊपर मार्केटिंग करता रहूँ, मैं उसके ऊपर काम करता रहूँ, मेरी वेबसाइट गूगल पे कहीं पे भी नहीं आएगी, क्योंकि गूगल मेरी वेबसाइट को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर चुका है। क्योंकि गूगल ने ये कह दिया अपने सर्वर को कि इस वेबसाइट के ऊपर जो रखा हुआ है वो दूसरी वेबसाइट का कॉपी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अक्सर कस्टमर्स के साथ क्या होता है, वो एक ऐसे किसी कंपनी के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम आपकी एसईओ करते हैं। वो किसी और वेबसाइट से कंटेंट उठाते हैं, कीवर्ड्स उठाते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनकी वेबसाइट का सत्यानाश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है सारा? जी। अच्छा, अब इंटरनल लिंकिंग मैंने आपको समझा दिया। अब हम आ जाते हैं बैक लिंकिंग पे। ठीक है, अब बैक लिंकिंग की 2 टर्म्स थी। इंटरनल लिंकिंग तो सिंपल एक टर्म थी कि आपकी वेबसाइट के पेजेस में ही अंदर ही अंदर लिंक्स लगे हुए हों। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाऊं, एक और दिखा देता हूं। अबाउट में मैं जाता हूं, होम से अबाउट में गए, सेकेंड, पहले हम होम पे आते हैं। होम पे आ गए, किसी ने ये मेरा कंटेंट पढ़ा, उसने कहा कि हम जाते हैं नो मोर पे। नो मोर पे चले जाते हैं तो हम होम से कहाँ गए, अबाउट के पेज पे। अबाउट के पेज पे आए तो हमने ये सारी डिटेल्स पढ़ी, हमने ये डिटेल्स पढ़ी, हु वी आर पढ़ा हमने कि हम कौन हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी जो है फाउंडेड बाय फैसल एंड शेख, सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, इसके ऊपर ना लिंक लगा हुआ है। ठीक है, मैं माउस लेके जाता हूँ तो मेरे नाम के ऊपर लिंक है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। सर ये हैशटैग नहीं कहलाएगा? नहीं, ये हैशटैग नहीं है, कीवर्ड्स कहलाएंगे सारे। अच्छा। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपका इंटरनल लिंक ही है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि ये सारा BF कंसल्टेंट जो है वो फला कंपनी है और ये बनाई गई है, मतलब इसके जो ओनर है वो फैसल शेख हैं और ये सारी डिटेल्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर लिंक है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे एक और पेज की तरफ डाइवर्ट कर दिया और ये आ गया CEOs का मैसेज। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है नो मोर अबाउट मी, यानी अगर आपको सिर्फ मेरे बारे में जानना है तो ये मेरी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, www.thefaisalsheikh.com। और अगर आपको सिर्फ मुझसे रब्ता करना है, यानी आपको कंपनी की सर्विस वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट मी ओनली, तो ये वेबसाइट है, ये मेरी ईमेल आईडी है और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल,
मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब और मेरा जिंक, उन सब के लिंक्स यहाँ पर हैं। वो जैसे ही लिंक्डइन पे क्लिक करेगा, एक अगली विंडो पे मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई है आउटबाउंड की। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझें कि पहले हम इनबाउंड की बात कर रहे थे। ठीक है, ये सारे नीचे हमारे मेरे जो वो अचीवमेंट्स थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं। ठीक है, अब इनबाउंड हमारा क्या था, वेबसाइट के अंदर ही लिंक्स पे काम करना। आउटबाउंड का मतलब है कि आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे भेजना या किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे भेजना, उसको हम क्या कहते हैं, आउटबाउंड। सॉरी मैं आउटबाउंड कहाँ से आ गया, इंटरलिंकिंग और उसकी बात हो रही है, बैकलिंकिंग की, सॉरी बैकलिंक को हम कहते हैं ये। ठीक। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग जो होती है वो आपकी एक अपनी ही वेबसाइट में रहते हुए मुख्तलिफ पेजेस पे जा रहे होते हैं। ठीक है, और आपकी जो बैक लिंकिंग होती है ना, आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जाना या किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आना, उसको क्या कहते हैं, बैक लिंकिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये क्या हुआ, मैंने बैक लिंक किसका दिया हुआ था, फेसबुक का, और मैं यहाँ से चला गया अपने फेसबुक की प्रोफाइल पे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बैक लिंकिंग हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बैक लिंकिंग, मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट अपलोड की और उस पोस्ट के नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया, तो वो भी बैक लिंकिंग हुई है। यानी मैंने फेसबुक के ऊपर, मेरे पास लेट सपोज़ 1 लाख लोग हैं, अब जैसे ही मैंने पोस्ट की, 1 लाख लोगों ने वो पोस्ट देखी, और मैंने उसमें क्या पोस्ट किया, मैंने उसमें ये पोस्ट किया कि ये हमने नई सर्विस हमने लॉन्च की, और अगर आपको इस सर्विस के बारे में मज़ीद जानना है तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो। अब जब वो नीचे स्क्रॉल करके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस बैक लिंक के थ्रू वो मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो इंटरनल लिंक्स के थ्रू इंगेज होंगे, इंगेज होकर सेल्स फनल एक्टिव होगा, और उसके बाद कॉल टू एक्शन तक जाकर वो मेरी लीड कन्वर्ट हो जाएगी मेरे कस्टमर पे। दिस इज़ ऑल कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर सोशल मीडिया, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी इनबाउंड आउटबाउंड, आपकी इंटरनल लिंकिंग एंड बैक लिंकिंग, और आपके कीवर्ड्स, टैग्स, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, तो जाके आपका कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग बनता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बैक लिंकिंग के 3 तरीक़ेकार होते हैं। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल लिंकिंग हो गया, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अच्छा, कैटेगरीज कह लें या इसको आप टाइप्स कह लें। अच्छा जी, अच्छा, एक तो आपका बैक लिंकिंग हो गया सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। ठीक है, दूसरा आपका बैक लिंकिंग हो गया कंटेंट घोस्ट राइटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, जी सर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, बैक लिंकिंग के जो टाइप्स या कैटेगरीज आप कह लें, उसमें सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई हैं, वहाँ पे हम बैक लिंकिंग करते हैं, और मैंने आपको उसका ऑलरेडी बता भी दिया है कि वो किस तरह काम करता है। ठीक है। ठीक है, कि आपने पोस्ट लगाई और आपने कोई भी सर्विस लॉन्च की, और सर्विस लॉन्च करने के बाद क्या किया आपने, अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। लिंक लगाने के बाद
आपने उस पर लिख दिया कि आपको मज़ीद जानना है तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें। वेबसाइट विज़िट हम्म। करेगा तो उसको हमारी वेबसाइट दिखेगी और वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। हमने एक बैक लिंकिंग के थ्रू ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट की तरफ। अच्छा, एक मैं आपको और वो बताता हूँ। जैसे मैं फ़ेसबुक पे गया, तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के ना, कि किस तरह से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो लोग जो है ना सक्सेस देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक जनरल सा फिनोमिना है ये हमारा, ठीक है, कि लोग जब देखेंगे ना कि यार ये बंदा बड़ा कामयाब है, तो बस वो गलत बात भी करेगा तो वो ठीक लगेगी, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का हम्म। एक तरीक़ेकार होता है कि आप उनको जो है वो चीज़ें किस तरह से दिखा रहे होते हैं या किस तरह से आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं मार्केटिंग करता था पहले, तो मैं उनको बोलता था कि भाई वेबसाइट बनवा लो, तो लोग कहते थे नहीं यार, या उनके पास कॉम्पिटिटर्स होते थे या बहुत सारे और लोग होते थे उनके पास, तो वो सबसे रेट लेते थे और ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं उनसे कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मार्केटिंग करोगे तो आप बहुत बिज़नेस कर सकते हो। अच्छा, बिज़नेस करने के लिए उनको एक इंस्पायरिंग स्टोरी चाहिए, ठीक है। सो हम किस तरह मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इसमें तो मैंने अभी नहीं किया, लास्ट टाइम मैंने ये किया था। अब जैसे ये मेरी लास्ट की तस्वीर पड़ी हुई है 11 जुलाई की, ठीक है। अब ये मेरी एयरपोर्ट की तस्वीर है, ये मेरी एयरपोर्ट के अंदर जहाज़ की है, ये एयरपोर्ट की है, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है बैक टू कराची, ठीक है। अब मैं इस पोस्ट को कैश करा सकता हूँ। कैसे कैश करा सकता हूँ मैं, कि मैं यहाँ पर एक टैग लिखूँ कि डू यू वांट टू अर्न $1 लाख पर मंथ, एंड उसमें मैं नीचे ये भी लिख दूँ कि आप हर महीने बायर सफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद मैं नीचे एक लिंक लगा दूँ, अगर हाँ तो इस लिंक पे क्लिक कर लें, क्योंकि तस्वीरें भी ओरिजिनल हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। तो लोग बड़ा इंस्पायर होंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है कि हर महीने जहाज़ में सफ़र करना है और क्या कहते हैं लाख रुपए, $1 लाख। $1 लाख का मतलब बनता है अच्छा खासा, ठीक है। तो वो फ़ौरन मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब जब वो मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट का ट्रैफ़िक बढ़ेगा। जब मेरी वेबसाइट का विज़िटर यानी ट्रैफ़िक बढ़ेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट को ऊपर लाना शुरू करेगा, क्योंकि गूगल ये समझेगा कि इसकी वेबसाइट पे अचानक से 2000 लोग आ गए। ज़रा 1 लाख लोग मेरे प्रोफाइल पे अगर हैं और अगर मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो कम से कम 2000 तो 1-2 मिनट में आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट का ट्रैफ़िक बढ़ेगा, उसकी रैंकिंग बढ़ेगी और गूगल एल्गोरिथम में वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं। जब आप मार्केटिंग कर रही होंगी तो फिर आपको खुद ब खुद करते करते ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं तो आपको वो मेजर चीज़ें सिखा रहा हूँ जो कि आपको आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आनी शुरू होंगी और फिर आपको इसके अंदर एक अच्छी जो है वो कैपेसिटी में जो है आप काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, बहरहाल, अच्छा, सोशल मीडिया पोस्ट का मैंने आपको समझा दिया, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग क्या होती है? घोस्ट राइटिंग के अंदर हम बात करते हैं QUORA, क्योरा, और हम जाते हैं मीडियम, ठीक है जी। क्योरा का कोई आर्टिकल मिल जाए हमें। अब हम इस वेबसाइट के अंदर आ गए। इसी तरह से मीडियम का कोई आर्टिकल हमें मिल जाए तो हम वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम होम पेज पे जाएंगे ना क्योरा और मीडियम के, तो हमें साइन अप मिलेगा, हमें कंटेंट नहीं मिलेगा। बहरहाल ये इसका आर्टिकल नहीं मिल रहा। अच्छा, अब क्योरा पे हम आ जाते हैं।
तो क्योरा के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। क्योरा आपने ख़ुद देखा, आपने ब्राउज़ किया, आपको क्या लगता है आपके जहन में कि क्योरा क्या है, इसका पर्पस क्या है और लोग यहाँ पे किस तरह से बेनिफिट उठाते हैं? थोड़ा सा आप मुझे बताएं, 2 मिनट में मुझे एक्सप्लेन करें। जी कवल। कवल कॉल पर है आप? जी सर हूँ। जी बताइए। और बताऊँ? अगर आपको टाइम चाहिए 5-10 मिनट तो आप ले लें और उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, ठीक है। ठीक है। आप 5-10 मिनट ले लें। 29 हो रहे हैं। आई जॉइन यू एट 4:40, ठीक है। ठीक है। मैं जब तक वीडियो आपकी पॉज कर देता हूँ। हाँ जी, आपने स्टडी कर लिया? ठीक है। बताइए। क्या समझ में आया क्या आपको? बताऊँ? क्योरा क्या है, इसका क्या बेनिफिट है? क्यूरा जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं एज अ ऑनलाइन। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज है या कुछ भी प्रॉब्लम्स इश्यूज है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो जाए। परफेक्ट। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कोई भी क्वेश्चंस है तो आपने वहाँ पे लिख दिया तो अगर होगा तो वो आंसर दे देंगे। ग्रेट, ठीक है। क्योरा जो है ना, क्योरा जो है आपका फोरम के कहलाता है और ये एक कम्युनिटी सपोर्ट प्लेटफॉर्म कहलाता है, ठीक है। ये फोरम भी कहलाता है और कम्युनिटी सपोर्ट प्लेटफॉर्म कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी भी किस्म के किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, किसी से आपको कोई राय चाहिए, व्हाटएवर, आपने क्योरा पे गए और वहाँ जाके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। पहले से ही क्वेश्चंस बने हुए होंगे, आपने उसके अंदर जाना है और आपने अपनी भी पार्टिसिपेट करना है और पहले से काफ़ी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन दी हुई होंगी, ठीक है। ठीक है। तो उसमें आपको लोगों की राय, लोगों के जवाब, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और उससे क्या होगा, आप जिस सवाल के लिए वहाँ गए हैं या जो कुछ आपको कन्फ्यूजन थी वहाँ वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर ऑलरेडी नहीं मौजूद, कोई बड़ा यूनिक सा कोई प्रॉब्लम है आपका, तो आप एस्क के क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ होगा, पोस्ट या एस्क या इस टाइप का कोई बटन होगा, आप वहाँ पर जाएं और अपना सवाल लिख दें और बहुत सारे लोग जो उस वक्त ऑनलाइन होंगे वो फ़ौरन आपको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से। तो ये कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट प्लेटफॉर्म है या फोरम है, वहाँ पे आप एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसी तरह से आप वहाँ पे एज अ क्या कहते हैं कि हेल्पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वहाँ पे बस इसीलिए हों कि लोग आएँ, कोई क्वेश्चन करें तो आप उसको उसका जवाब दे दें, ठीक है। तो मैं इसको दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। बाज़ औक़ात मुझे कोई प्रॉब्लम आती है किसी सॉफ्टवेयर के लिए या किसी मार्केटिंग के, या बेचारे हम अपनी अपनी कैटेगरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कंपनी है तो मुझे बताओ, तो लोग मुझे रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं कि ये कंपनी है, ये वेबसाइट है, यहाँ चले जाओ, ये देख लो। तो इसी तरह से मैं भी, मेरे मोबाइल में भी एप्लीकेशन है, तो जैसे ही कोई मेरी इंडस्ट्री से रेलेवेंट क्वेश्चन कोई अपलोड करता है तो मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप ही की इंडस्ट्री का कोई बंदा है जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका जवाब आप दे सकते हैं। तो मैं फ़ौरन मोबाइल खोल के उसको उसका जवाब दे देता हूँ। तो इसी तरह से कम्युनिटी बनती है कि आप हेल्प कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिल रही है। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज़ कि कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा कि विच इज़ द बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, तो मैं उसका जवाब भी दूंगा और मैं उसको अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा कि बीहाइव से बनवाओ, दिस इज़ द बेस्ट कंपनी। अब वो अलग बात है कि मैं उसमें मेंशन करूं कि ये मेरी है या मैं ना करूं, इट्स डिपेंड कि वो उस वक्त क्या सिचुएशन बनती है।
शायद मैं ये कर दूं कि हाँ मुझसे बनवा लो, या शायद मैं उसको ये मैसेज कर दूं कि दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइट, और मैं उसको नीचे Beehive का लिंक लगा दूं, एंड दैट्स इट। अब क्या हुआ कि जब वो लिंक उसमें लग गया, अब वो जो क्वेश्चन था और वो जो मेरा जवाब था, वो जब तक इंटरनेट मौजूद है दुनिया में, जब तक वो वहीं का वहीं है। अब आगे आने वाले 10, 20, 50, 100 सालों तक वो लिंक वहीं लगा हुआ है, वो वैसी का वैसी सवाल और वैसी का वैसी जवाब है, और बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स वहाँ पर आते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले आते रहेंगे। जब वो पोस्ट को खोलेंगे तो मेरा लिंक उनको मिल जाएगा, और वो उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, या फिर इसको हम कहते हैं घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग का मतलब है, घोस्ट का मतलब भूत होता है ना, जिसको कोई नहीं जानता। तो मैंने क्या कहा था कि मैं उसको मेंशन नहीं करूँगा कि मैं इसका ऑनर हूँ, मैं बोलूँगा ये वेबसाइट बेहतरीन वेबसाइट है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, मैं उसको ये मेंशन नहीं ठीक है। करूँगा कि ये मेरी है। तो ये इसको घोस्ट राइटिंग कहते हैं, कि आप अपने ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं लेकिन उसका कस्टमर बन के। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप कस्टमर बन के करें, आप ऐसे ही बोल दें कि भाई ये अच्छी है, दैट्स इट, आप ऐसी तारीफ़ कर दें। ठीक है, वैसे भी अगर आप अपनी चीज़ें लोगों को बताते हैं तो नज़र ही लग जाती है, तो इसीलिए आप सही ना बात। बताएं कि ये मेरी है। तो ये बेसिकली ये काम आता है। अच्छा, अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ठीक है भाई, सवाल करने वालों का भी फ़ायदा है, जवाब देने वालों का भी फ़ायदा है। जवाब देने वालों का ये फ़ायदा है कि वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। सवाल करने वालों का ये फ़ायदा है कि उनको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, उनके जवाब मिल रहा है। लेकिन जो ये कंटेंट चला रहा है उसका क्या फ़ायदा है, जो ये फोरम चला रहा है, क्योरा का क्या फ़ायदा है? क्योरा का ये फ़ायदा है कि वो उसमें एडवर्टीज़मेंट करता है। एडवर्टीज़मेंट कैसे करता है कि इसका ट्रैफिक एक दिन में मेरे ख़्याल से कोई करोड़ों लोग इस वेबसाइट को एक दिन में खोलते हैं, तो यानी इसका ट्रैफिक बहुत है। तो वो क्या करता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इन्वेस्ट करना है अपनी मार्केटिंग में, तो घोस्ट राइटिंग मुझे नहीं करनी, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई क्योरा खोले मेरा एडवर्टीज़मेंट उसके सामने चल जाए, तो इस तरह से ये अर्न करता है। तो बड़ी कंपनीज़ जो है वो क्योरा को पे करती है, और क्योरा जो है उसकी एडवर्टीज़मेंट अपने पेजेस पे लगाता है जगह जगह। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अगर हमें कोई लिंक मिल जाता है तो ठीक है, ये एक ऐड लगा हुआ है लेकिन ये विजिबल नहीं हो रहा, आई डोंट नो, शायद इंटरनेट स्लो है इस वजह से विजिबल नहीं है। ये एडवर्टीज़मेंट लगी हुई है यहाँ पे, तो ये इसका क्रॉस तो आ रहा है लेकिन बैनर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एडवर्टीज़मेंट है जो कि ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं। नीचे बीच में भी जगह जगह बीच में बैनर आ रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, शायद ये बैनर यहाँ पे खुल जाए। ये देखें, ये एडवर्टीज़मेंट लिखी हुई है यहाँ पे नीचे, ठीक है, और ये एडवर्टीज़मेंट यहाँ चल रही है। तो ये इस तरह से बेसिकली अर्न कर रहा होता है। अच्छा, मीडियम जो है, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, तो वो भी इसी तरीके का काम, इसी तरीके का ही है, वो भी तकरीबन 90% सेम है। अच्छा, उसके बाद है स्टैक ओवरफ्लो। दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए, मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिनका आईटी का बैकग्राउंड है, ये उनके लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम है या उनको शेयर करना है, वॉट एवर सो। लेकिन क्योरा जो है वो जनरल है। क्योरा के ऊपर आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे कि आपको आपकी हंसी नहीं रुकनी, मतलब अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें भी लोग डाल देते हैं। तो वो एक क्वेश्चन आया कि वो मेरे हाथ में 5 चुभ गई, मैं कैसे निकालूं? तो उस पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुई से निकालो, तो कोई कह रहा है ऐसे निकालो। तो उसमें इस तरह के भी क्वेश्चन पड़े हुए होते हैं क्योरा में। लेकिन स्टैक ओवरफ्लो इज़ टोटली प्रोफेशनल फॉर डेवलपर्स, तो ये सिर्फ आईटी स्पेशलिस्ट के लिए है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम घोस्ट राइटिंग करके अपनी वेबसाइट पर मार्केटिंग करते हैं, मतलब अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपना जो है क्या कहते हैं ट्रैफिक जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जी। तो हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बैकलिंकिंग की। तो बैकलिंकिंग दो होती हैं, आपकी वेबसाइट से किसी और जगह पे आपका ट्रैफिक जो है वो ट्रांसफ़र करना हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी ही वेबसाइट से अपने लोगों को या अपने विज़िटर को ट्रांसफ़र कर दिया लिंक्डइन के, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे या अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पे, ठीक है, या फिर मेरी ही दूसरी वेबसाइट पे या मेरे ही दूसरे प्रोडक्ट पे। ठीक है, ठीक।
या फिर ये तो वो हो गया जो मेरी वेबसाइट से दूसरी जगहों पे लोग जा रहे हैं, इसको भी बैकलिंकिंग कहते हैं। और दूसरी वेबसाइट से लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, इसको भी बैकलिंकिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको बैकलिंकिंग का कॉन्सेप्ट, इंटरनल लिंकिंग का कॉन्सेप्ट, इनबाउंड और आउटबाउंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ हमने जी इन कैटेगरीज़ को भी देख लिया, टैग्स एंड कीवर्ड्स को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, ट्रैफिक, लीड एंड कस्टमर्स, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, सो आई गेस आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फ्रूटफुल रही है, जी बिल्कुल। क्योंकि ये अच्छा ठीक हो गया, इसको मैं बीच में बहुत गैप आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास का अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अब तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, जब तक मैं इसको रिव्यू करूंगी तो ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आए तो पूछूंगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने आपका एक होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, और 10 आपने इनबाउंड और एग्जाम्पल्स, ठीक है, नॉट कैटेगरीज, एग्जाम्पल्स निकालनी है, और 10 आपने आउटबाउंड की एग्जाम्पल्स निकालनी है नेक्स्ट क्लास तक। इंटरनल ठीक लिंकिंग है। पे तो कोई आपका होमवर्क नहीं बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपस के लिंक्स बन रहे। बैक लिंकिंग के ऊपर आपने 10 बैक लिंकिंग वेबसाइट्स निकालनी है। ठीक है, बैक लिंकिंग वेबसाइट और जो हमने अभी स्टडी की है फॉरम, ये अलग है। ठीक है, फॉरम जो है ये अलग है, और बैक लिंकिंग वेबसाइट्स हैं अलग होती हैं। मैं अब आपको दिखा देता हूँ। बैक लिंकिंग वो ही ना, जैसे अगर आपका जो एक वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है, उस पे आपने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक कर दिया तो हम इंस्टाग्राम पे चले गए, वो सोशल ऐसे ही अकाउंट्स ना। हैं, वो सारे होगा यही, बिल्कुल ऐसा ही है। बै- लेकिन है तो बैक हाँ, लिंकिंग। है बैक लिंकिंग, लेकिन वो सोशल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूँ आपके लिए। एक तो आगे है आपकी सोशल अकाउंट्स, या फिर आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ठीक है। ठीक है, अच्छा, दूसरी आपकी आ जाती हैं घोस्ट राइटिंग, या फिर आपकी फॉरम्स। ठीक है, जो हमने अभी लास्टली पढ़े थे। क्या तो हो ये गया? बैक लिंकिंग ही है ना। सब बैक लिंकिंग है, ये बैक लिंकिंग की टाइप्स है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको क्या दिया था, बैक लिंकिंग वेबसाइट्स, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको ना आप इसमें कंफ्यूज ना होना आप। ठीक है, सोशल अकाउंट्स अलग हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैक लिंकिंग की वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है 10, तो सोशल अकाउंट्स में आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आता है, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो अच्छा। आपके सोशल वेबसाइट्स के लिंक्स होंगे, वो अलग है, उसकी लिस्ट आपने नहीं बनानी। उसके बाद आ जाते हैं घोस्ट राइटिंग और फॉरम्स, उसकी आपने अलहदा लिस्ट बनानी है। कहाँ गया घोस्ट राइटिंग वाला, ये रहा। तो यहाँ पे जो आपका होमवर्क है ना, आपको तो मैं इतना होमवर्क दे नहीं रहा हूँ। जो हमारी फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, मैं उनको 100 वेबसाइट्स की लिस्ट बनाने को देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर एक तो इसी फील्ड में होते हैं, चूँकि आप जॉब कर रही हैं बैंक में, और एक तो टाइमिंग का आपका इशू है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपकी ये फील्ड अपनी अभी फ़िलहाल है नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा सा इस जी पर स्ट्रगल कर रही होंगी, मुझे पता है। इसलिए मैं आपको होमवर्क इतना ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहा हूँ। जो इस पे ऑलरेडी जानते हैं ना इस चीज़ को, और उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए मेरे पास आते हैं, उनको मैं 100 की लिस्ट बना के देता हूँ कि आपने 100 की लिस्ट बनानी है, 100 की लिस्ट बनानी है। अच्छा, क्योरा जैसी वेबसाइट्स आपने निकालनी है 10 फॉर्म्स की लिस्ट। ठीक है, क्योरा जैसी वेबसाइट, कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, उसकी आपने 10 की लिस्ट बनानी है। ये आपका तीसरा ठीक है। होमवर्क हो गया। अच्छा, ये जो है ना बैक लिंकिंग, मैं आपको आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। एक ये खोल लेता हूँ, एक ये खोल लेता हूँ।
ठीक है, ट्रैफिक काउ खोल लेते हैं। अच्छा, ये है बैक लिंको, उसमें इसने ये खोल लेते हैं और एक ये खोल लेते हैं। ये बैकलिंक को निकाल दें और ट्रैफिक काउ है हमारे पास, बैकलिंक साइज लिंक सेक्शंस। ये भी नहीं। अच्छा, अब ये आ जाता है लिंक विस्पर। ठीक है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर ना आपने पोस्ट अपलोड करनी है, ठीक है, और ना ही आपने इस वेबसाइट के ऊपर कोई कंटेंट पोस्ट करना है। ठीक है, हल्का फुल्का कंटेंट आपने लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बीहाइव का लिंक लगा रहा हूँ, मैं लिख दूँगा छोटा सा पैराग्राफ, मतलब मैं लेट्स सपोज ये इतना बड़ा पैराग्राफ मेरे लिए बहुत है, बस इतना बड़ा पैराग्राफ लगा के और मैं उसके नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा www.beehiveconsultants.com एंड दैट्स इट। ठीक है, इसमें मेरा पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ बैक लिंक लगाना है, दैट्स इट। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट्स होती है ना, बैक लिंक वेबसाइट्स, इसका कीवर्ड याद रखिएगा, बैक लिंकिंग वेबसाइट्स या बैक लिंक वेबसाइट्स। ये मार्केटिंग के जो लोग हैं, जैसे आप सीख रही हैं, जैसे हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए, ये किसी आम आदमी के लिए नहीं है। जैसे क्योरा हर आम आदमी खोल के और उसको फॉर्म को यूज़ कर रहा है, उसका वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए एज अ टूल है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये हमारा एक टूल है बैक लिंकिंग के लिए। अब यहाँ पर लोग आते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बना के अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, लॉग आउट करके चले जाते हैं, दैट्स इट। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? बस उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, उसकी वेबसाइट पे जो लिंक। दोबारा बोलिएगा, क्या कहा आपने? मतलब लोग आते हैं, ठीक है, अपना अकाउंट बनाकर उसको लॉग आउट कर देते हैं और अपना लिंक लगा देते हैं, ठीक है। तो कोई और कस्टमर आएगा, उसके लिंक को, मतलब इस वेबसाइट पे वो उस लिंक जो लगाई है उसको ओपन करेगा तो उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा। ये बैक लिंकिंग? नो, बैक लिंकिंग करने के क्या तरीके, पहले तो मैंने आपको बताया ना, सोशल मीडिया पे लगा दिया तो लोगों ने क्लिक किया और मेरी वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। ब्लॉग पे लगा दिया, मेरी वेबसाइट पे आ गए, फॉरम पे लगा दिया, क्योरा पे लगा दिया, मीडियम पे लगा दिया, लोगों ने आर्टिकल पढ़ा, क्लिक किया, मेरी वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। हर चीज़ के दो मतलब होते हैं, ठीक है। हम कोई भी अगर बात करते हैं तो उसके दो मतलब होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जावेद नहारी बड़ा मशहूर था अपने वक्त में, अब तो इतना मशहूर है नहीं, आपने भी सुना होगा उसका नाम। वो पहले अंदर गली में बैठता था, उसके पास जब बिज़नेस आया तो उसने मेन रोड पे दुकान खोल ली, बहुत बड़ी, ठीक है। अब मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ, यार जावेद नहारी जो है ना रोड पे आ गया। अब इसके दो मतलब निकलते हैं कि उसने रोड पे दुकान खोल ली, या उसका सब कुछ बिक गया, अब तो वो रोड पे आ गया बेचारा, ठीक है। इसी तरह से जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो उसके दो ज़ाविये होते हैं, एक दिखाने, जैसे एक एग्जांपल है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इसी तरीके से हम जब काम कर रहे होते हैं ना तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो हम कर रहे होते हैं लोगों के लिए, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं गूगल के लिए। असल जो मार्केटिंग का मकसद है ना, वो गूगल को ये समझाना है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम फ्रॉड नहीं करते और हमारी सर्विसेज बेस्ट सर्विसेज हैं, तो लिहाजा हमारी वेबसाइट तुम लोगों को दिखाओ, ठीक है। तो उसको इस बात को मानने के लिए उसने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है, क्योंकि 1 करोड़ शायद 10 करोड़ या शायद उससे भी ज़्यादा वेबसाइट्स इस वक्त मौजूद हैं। अब गूगल पे कोई लोग तो बैठे हुए हैं नहीं जो हर वेबसाइट को खोल के पढ़ के चेक करके और फिर उसको अप्रूव करेंगे और फिर वो गूगल की लिस्टिंग पे उसको लेकर आएंगे। गूगल का एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम उसके पीछे स्पाइडर्स हैं, स्क्रॉलर्स हैं, ठीक है। एल्गोरिथम एक अलग चीज़ है,
स्पाइडर्स अलग चीज़ है, स्क्रॉलिंग अलग चीज़ है, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। लेट मी चेक, मैंने रिकॉर्डिंग खोली नहीं खोली, हाँ चल रही है। अच्छा, होता क्या है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें सेट होती हैं, कंटेंट, कीवर्ड, लिंकिंग, बैक लिंकिंग, इनबाउंड, आउटबाउंड, सारा कुछ सेट हो जाता है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल के एल्गोरिथम लगते हैं, यानी वो अपने फार्मूलाज, अपने एल्गोरिथम आपकी वेबसाइट के ऊपर लगाता है। उसके बाद स्पाइडर्स, मकड़ियाँ एक्टिव होती हैं। स्पाइडर्स वो कहता है अपने एक सॉफ्टवेयर को, और फिर आपका जो स्पाइडर है वो आपकी वेबसाइट पे स्क्रॉलिंग करता है, ठीक है, जैसे दीवार पे स्क्रॉल है। ये वही कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं ऐसा नहीं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, गूगल खुद ये कहता है कि मेरे स्पाइडर्स जो हैं वो वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं और वो पढ़ते हैं कि इस वेबसाइट पे क्या है, ट्रैफिक कितना है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी देर तक ठहरते हैं, किस पेज पे ज़्यादा रहते हैं, कौन से कीवर्ड इस वेबसाइट पे ज़्यादा है, कौन से हैशटैग इस पे ज़्यादा हैं, किस क्वालिटी का कंटेंट इसमें पड़ा हुआ है, हल्का कंटेंट है, हैवी कंटेंट है, तस्वीरें कितनी पड़ी हुई हैं, वीडियोस कितनी पड़ी हुई हैं, वो सारा कुछ आपका जो एल्गोरिथम है वो खुद ब खुद करता है। यानी गूगल के पीछे पूरी एक मशीन है जिसको हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो मशीन खुद ब खुद सारी वेबसाइट्स को स्क्रॉल करती हैं सुबह से शाम तक, जो कि 24/7 चलती है, ठीक है। तो बहुत सारे काम हम कस्टमर के लिए कर रहे होते हैं। फेसबुक पे पोस्ट लगाना कस्टमर के लिए होता है, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट रखना कस्टमर के लिए होता है, कंटेंट अच्छा डेवलप करना कस्टमर के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे काम हम इसलिए कर रहे होते हैं वो गूगल के लिए होता है। यानी कंटेंट के अंदर अच्छे कीवर्ड्स को मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाना ये गूगल के लिए है। अब एक कंटेंट अगर मेरी वेबसाइट पे है, लेट सपोज़ मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ये मेरा एक वेलकम मैसेज है। आप इसको अगर पढ़ेंगी आपको ये लगेगा कि बस बहुत अच्छा लिख दिया, दैट्स इट, लेकिन आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी कि इसमें मैंने 10 कीवर्ड्स बड़ी खूबसूरती से जगह जगह लगा दिए, और आप इसको फाइंड भी नहीं कर पाए। अब आप शायद कर लें क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इस फील्ड में आ रही हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसको आईटी का कुछ नहीं पता, जिसको मार्केटिंग का कुछ नहीं पता, वो ज़िंदगी में कभी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें वो कीवर्ड्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं जो हम सिर्फ गूगल को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए करते हैं। अब ये जो बैक लिंकिंग वेबसाइट है ना, इसमें आम यूज़र नहीं आता, जैसे क्योरा में आता है, क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। इसके ऊपर ऐसा नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ वही लोग आते हैं जो कि बैक लिंकिंग करते हैं, यानी बिज़नेस ओनर्स आते हैं, और उसके अलावा कस्टमर की जगह इस पर गूगल आता है, और वो यहाँ पर आकर उन वेबसाइट के लिंक्स को ट्रेस करता है और ये चेक करता है कि इन वेबसाइट की रैंकिंग क्या है। अब समझ में आ गया आपको बैक लिंकिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं? जी हाँ। ठीक है, तो ये अलग दुनिया है, क्योरा एक अलग दुनिया है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वो एक अलग दुनिया है। आप इसको प्लैनेट्स कह सकते हैं, ये एक मार्स है, एक जुपिटर है, एक प्लूटो है, एक सैटर्न मगर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सभी बैक लिंकिंग ना, और कोई सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, ये सब बैक लिंकिंग कहलाते हैं, लेकिन इनके पर्पस अलग है, अलग है, ठीक है। दैट्स ग्रेट, आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो ये है सारा। अब बैक लिंकिंग वाली वेबसाइट की आपने लिस्ट बनानी है, तो आपके पास इस वक्त 3 होमवर्क है। एक, आपने 10-10 इनबाउंड आउटबाउंड की एग्जांपल्स निकालनी है, नॉट लिंक्स, एग्जांपल्स। यहाँ पर आपने 10 बैक लिंकिंग वेबसाइट्स के लिंक्स निकालने हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर बैक लिंकिंग के जो फॉरम्स हैं, क्योरा है, आप क्योरा यूज़ कर सकती हैं, मीडियम यूज़ कर सकती हैं, स्टैक ओवरफ्लो यूज़ कर सकती हैं, तो आपके 7 बच जाएंगे। तो आपने 10 इनकी लिस्ट बनानी है। इतना होमवर्क काफ़ी है, और दे दूँ? जो आपको देना है दे दो, जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही करूँगी। अच्छा, ये अच्छा है, ठीक है, बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, दिस इज़ फेयर इनफ। और मेरे ख्याल से क्लास को भी बस हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे आगे अगर मैं बढ़ा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आगे का आपको कुछ नहीं समझ में आना। क्योंकि अब ये आपको भी फील हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा कंटेंट जो है ना
हैवी होता जा रहा है आपके लिए, जी। थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ पे ना आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत है। अगर आप पहले 2 घंटे प्रैक्टिस कर रही थी तो अब आपको 6 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है ना इस फील्ड में आने का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप ठीक इसको है। कंप्लीट करें। मैं ये करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को सेव करके एक डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो सो फार तो ये है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें अभी। अभी तो नहीं फिलहाल कोई क्वेश्चन। चलें, तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी आपकी। बैंक की टाइमिंग्स क्या जी हैं जी। ऑफिस की? बैंक की टाइमिंग है 10 to 2 है, बट आते तो मैं 3 बज जाते हैं। क्लोजिंग 3 बजे तक होती है। अच्छा, हाँ सही, तकरीबन 3 बजे तक हो रही होती है। तो 3:30 4, 4 से रहेगी कि फिर टाइमिंग 4 से 5 और 5 से 6। और आपकी वो क्लासेस बाइक वाली क्या ख़त्म हुई हैं अभी नहीं? वो तो नहीं हुई मेरी आज भी क्लास थी, बट हो गई 3 बजे से आज वो क्लास। टाइमिंग चेंज हो जाती है ना, मसला ही है। नहीं, आपकी तो 6 बजे होती थी, तो वो चेंज होती रहती है टाइमिंग। हाँ ना, चेंज होती रहती है ना, जाहिर सी बात है, सब स्टूडेंट्स। आज संडे है तो कहीं ना कहीं जाना है, ये सारी चीजें। नहीं, जब मैंने की वैसे थी तो चेंज नहीं करते थे लोग, फिक्स थी हमारी। बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है, काफी हद तक तो मुझे आ गई है, बस ये है कि प्रैक्टिस मांग रही है। हाँ, वो बात तो है, वो बात तो है। चले, लेट्स सी। बाकी फिर सैटरडे फिर हम लोग 4 बजे रखें, 4 से 6। और संडे फिर ठीक आपकी यही टाइमिंग है, तीन ठीक है। से पाँच ठीक है। बाय। ठीक है। चले, ओके। होमवर्क आपने लाजमी करना है। ठीक है, कर लो। चलें, ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़। आप